हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में बहुविकल्पी प्रश्नों को सामाजिक अध्ययन में हमने पढ़ लिया है। देखिए, प्रश्न नंबर 198 तक पढ़े थे, लगभग 200 प्रश्नों को हमने पढ़ा है। तो चलिए आज की इस वीडियो लेक्चर नंबर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग अति लघुत्तम प्रश्नों को पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन में। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने DLED फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिए। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और इस 5वें प्रश्न पत्र में मैंने बहुविकल्पी पढ़ा दिया है। अब ये अति लघु स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है और बाल विकास शिक्षण अधिगम गणित और विज्ञान के MCQ, प्रीवियस ईयर, मॉडल पेपर, बहुविकल्पी, अति लघु और लघु के सारे प्रश्नों को लाइन बाय लाइन सॉल्व करवा दिया है, कॉन्सेप्ट समझा दिया है। तो जाइए वहाँ से अपना तैयारी करिए। तो चलिए आज के इस अति लघुत्तम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो महाभारत के लेखक कौन थे? तो आपको पता है महाभारत महाकाव्य के लेखक कौन थे? तो वेद व्यास जी थे। ठीक है, भारत के दो पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। देखिए, भारत के दो पड़ोसी देश कौन हो जाएंगे? तो देखिए, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 क्या है? जिले के मुख्य अधिकारी कौन होते हैं? तो आपको पता है जो जिले का, जो हमारे जिले में सबसे मुख्य अधिकारी कौन होता है? जिला मजिस्ट्रेट, उसके बाद कलेक्टर आता है, उसके बाद तहसीलदार और सबसे लास्ट यहाँ पे नायब तहसीलदार। तो यही आपका क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले जिला मजिस्ट्रेट, उसके बाद आपका ये कलेक्टर, उसके बाद तहसीलदार और सबसे लास्ट में नायब तहसीलदार है। पुलिस अधीक्षक, उसके बाद आपका होता है उप पुलिस अधीक्षक। ठीक है, उसके बाद होता है आपका इंस्पेक्टर। ठीक है, इंस्पेक्टर के बाद आपका होता है सब इंस्पेक्टर SI, और उसके बाद जो भी अन्य अधिकारी होते हैं, अदर अधिकारी होते हैं या कर्मचारी होते हैं, वो कानून व्यवस्था को देखते हैं जिला प्रशासन में। ठीक है, और जिला प्रशासन में भूमि व्यवस्था और लगान वसूली कौन कौन से क्रम हो जाएगा? तो पहले आपका तहसीलदार आता है, तहसीलदार के बाद आपका आ जाएगा नायब तहसीलदार। ठीक है, नायब तहसीलदार, उसके बाद आपका आता है कानूनगो। ठीक है, कानूनगो, और उसके बाद आपका आता है पटवारी या लेखपाल। ठीक है, पटवारी या लेखपाल। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 क्या है? विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो बताइए, विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा को कौन कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा कहाँ पे है? हमारे ग्लोब पे। तो मान लीजिए हमारा पृथ्वी का ग्लोब है, ग्लोब का यह क्या है? प्रतिरूप है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो बीच से लाइन गुजरती है उसे क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त। यही लाइन क्या है? विषुवत वृत्त है, इसी को कहते हैं विषुवत वृत्त। ठीक है, ये आपका विषुवत वृत्त है, और इसके ऊपर आपका यहाँ पे ये क्या है? कर्क रेखा है। ठीक है, ये कर्क रेखा है, और यहाँ पे आपका नीचे मकर है। ठीक है, ये मकर है। ठीक है, और बीच वाला लाइन क्या है? विषुवत रेखा है, विषुवत वृत्त है। ठीक है, तो देखिए आपका कहाँ पे काटता है विषुवत वृत्त? तो विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा जो ये बीच वाला ये जो लाइन है, इसको कौन सी नदी 2 बार काटती है? मान लीजिए एक यहाँ पे काटती होगी, एक यहाँ पे काटती होगी। मैप पे तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो कांगो जायरे नदी, तो कांगो और जायरे नदी क्या करती है? विषुवत वृत्त को 2 बार काटती है, यानी कि 2 जगह 2 बार मिलती है। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है? सिकंदर के आक्रमण के 2 राजनीतिक प्रभाव बताइए। ठीक है, तो जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसके क्या 2 राजनीतिक प्रभाव पड़े थे? तो पहला हुआ था कि राजनीतिक एकीकरण हुआ था, और दूसरा छोटे छोटे राज्यों की समाप्ति हो गई थी। सिकंदर के आक्रमण से ये राजनीतिक एकीकरण हो गया और छोटे छोटे राज्यों के क्या हो गई? वो समाप्ति हो गई थी। प्रश्न नंबर 6 क्या है? भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है? यानी कि भारत में जो भी करेंसी है, नोट है, सिक्के हैं, उसका नियमन कौन करता है? मतलब उसका क्या नियम कानून होगा, कहाँ पे कैसे क्या करना है, कैसे संचालन करना है, ये सारी चीज़ें। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है? नियमन मतलब नियम कानून को, मतलब वो लीगली करता है। तो कौन करता है?
आरबीआई, यानी कि आपको पता है हमारा देश में जो जो भी वित्तीय से रिलेटेड है, ये करेंसी से, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? इकोसिस्टम किसे कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है। ये क्या है? एक नेचुरल यूनिट है जिसमें समस्त जीवधारी पौधे, जानवर तथा अणुजीव शामिल हैं और जैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। ये आपका पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 क्या है, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो जो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को हम लोग क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। तो सूर्य से जो भी हमें ऊष्मा प्राप्त होती है वो हम उसको क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है, वर्षण किसे कहते हैं? तो वर्षा के विभिन्न रूपों को वर्षण कहते हैं। तो वर्षा के विभिन्न रूप कैसे हो जाएंगे? बस पानी का बरसना ही वर्षा नहीं होता है, हिम वर्षा भी होती है, जैसे पर्वतीय इलाकों में बर्फ़ के ओले पड़ते हैं तो ये हिम वर्षा हो गई। जल वर्षा हो गई, ये भी जल वर्षा हो जाती है। ठीक है। जैसे बारिश की पानी, ओस हो गया, ठंडियों में ओस पड़ता है, कोहरा पड़ता है, ये सारे क्या हैं? वर्षण कहलाते हैं। यानी कि वर्षा के जो भी विभिन्न रूप होंगे, ठीक है, जैसे हिम वर्षा, जल वर्षा, ओस, कोहरा आदि, ये सब क्या है? वर्षण कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या है, भारत में शक्ति के 3 साधन बताइए। यानी कि भारत में किन किन चीज़ों से हमें शक्ति मिलती है? कहने का मतलब ये है नेचुरली तौर पे जो हमारे दैनिक दिनचर्या में प्रयोग होते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस क्या करता है? हमें गैस देता है, जो भी एलपीजी सिलेंडर वगैरह या कोई भी कारखाने वगैरह लगे हैं वहाँ पे, ठीक है, उपयोग होता है। कोयला से क्या होता है? बिजली बनता है। तो ये हमारे क्या है? सब शक्ति के साधन हैं। खनिज भी देखिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 क्या है, तो देखिए जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ऐसे ही आपको लिखना है। ये आपका प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और लिखते चलिए। जो ना समझ में आए कमेंट करिए। जलमंडल क्या है? तो आप देखिए नाम से ही स्पष्ट है, मंडल मतलब समूह हो जाएगा और जल मतलब जल का समूह। तो देखिए जलमंडल से तात्पर्य जल की उस परत से है, यानी कि मान लीजिए लेयर से है। ठीक है। जो पृथ्वी की सतह पर, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, इसकी सतह पर, ठीक है, मान लीजिए पृथ्वी के सतह पर झीलों, नदियों तथा महासागरों तथा अन्य जलाशयों के रूप में मिलती है। यानी कि हमारे पृथ्वी पे जो भी तालाब, कुआं, नदी, समुद्र, महासागर, ठीक है, झील, ये देखिए इन जगहों पे पानी मिलता है, वाटर मिलता है। तो वहाँ पे ये भी जहाँ भी मिलता है वो लेयर के फॉर्म में होगा। ठीक है। तो पृथ्वी की सतह पर लगभग 60% भाग जल है। ठीक है। पृथ्वी पर लगभग 60% भाग क्या है? वाटर है। इसी कारण पृथ्वी को जलीय ग्रहण कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी पर 60% पानी है और इसके जो भी परत हैं, झील, नदी, महासागर में सब जलाशय होती हैं, पानी होते हैं, यानी ठीक है। तो इसी कारण क्या कहते हैं? पृथ्वी को जलीय ग्रहण कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या है, पद्मावत की रचना किसने की थी? तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। ये प्रेम शाखा के कवि थे। ठीक है, प्रेमाश्रय के। प्रश्न नंबर 13 क्या है, शिक्षा का महत्व किस लिए है? तो देखिए हमारे जीवन में और आपके जीवन में शिक्षा का महत्व क्यों है आपको और हमें बखूबी पता है, तो आप लोग बना के भी लिख सकते हैं। आज व्यक्ति के लिए जितना महत्व भोजन, पानी, कपड़ा, हवा का है उतना ही महत्व शिक्षा का है। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 14 आप लोग देख सकते हैं, 16 महाजनपदों में से कौन से 4 प्रमुख महाजनपद थे? तो आपने पढ़ा था अंग, मगध, कौशल, काशी, वत्स, चेदी, पांचाल। ठीक है। तो ये सारे जो 16 महाजनपद थे उनमें कौन सबसे ज़्यादा प्रमुख थे? तो काशी था उस टाइम, मगध था, गांधार और कौशल। ठीक है। काशी, मगध, गांधार, कौशल, ये 4 इंपॉर्टेंट थे। प्रश्न नंबर 15 क्या है, सूर्य के वरुण की दूरी कितने करोड़ किमी है? ठीक है। तो यानी कि हमारे सौरमंडल का सबसे लास्ट ग्रह क्या है? अरुण के बाद वरुण आता है, यानी कि सबसे लास्ट ग्रह हमारे सौरमंडल का ग्रह क्या है? वरुण है। तो सूर्य से वरुण की दूरी 450 करोड़ किलोमीटर है। यानी कि सूर्य से वरुण के बीच की दूरी कितना है? 450 करोड़ किलोमीटर। कितना ज़्यादा दूर है।
प्रश्न नंबर 16 है, महर्षि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो आपको पता है महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। प्रश्न नंबर 17 है, कुशीनगर कहाँ है, यह क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये आपको पता है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है और कुशीनगर को भगवान राम के पुत्र कुश द्वारा बसाया गया है तथा यहाँ भगवान बुद्ध का तीर्थ स्थल है। यानी कि कुशीनगर को क्या हुआ था, भगवान राम के जो पुत्र क्या कौन थे, कुश थे, वही क्या किए थे, कुशीनगर को बसाए थे और यहाँ भगवान बुद्ध का तीर्थ स्थल है। तो बहुत लोग कुशीनगर जाके वहाँ पे उनका तीर्थ स्थल देखते हैं, तो आपको भी मौका मिले तो जाइए देखने। प्रश्न नंबर 18 क्या है, यातायात से संबंधित निम्नलिखित संकेत बनाइए। देखिए आपको पता है आप जब रोड पे जाते हैं तो जहाँ हॉस्पिटल हो, विद्यालय हो, उसके पहले रोड के किनारे आप लोग देखेंगे साइन बोर्ड पे उस पर लिखा रहता है कि आगे स्कूल है, आगे रोड सकरा है, आगे विद्यालय है, तो उसी का बनाना है। तो विद्यालय का बना दीजिए, किसी विद्यालय का बना दीजिए, वाहन न खड़ा करें, नो पार्किंग। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया आपका, ये विद्यालय का बना दिया गया है। साइन बोर्ड पे ऐसे बना होता है, आप लोग देखते हैं कि आगे विद्यालय है, आगे पुलिया है, आगे सकरी है, तो ये यहाँ वाहन खड़ा न करें, ये नो पार्किंग का साइन आपने बना दिया है यातायात से रिलेटेड। तो ये बहुत ईजी है। तो यातायात के अंतर्गत बाएं मुड़ने का संकेत बनाइए। तो देखिए बाएं मुड़ना है तो ऐसे बाएं बना दीजिए, बाएं साइड। ये आपका देखिए यही ना, ये आपके मान लीजिए वीडियो आप इस टाइम जो देख रहे हैं, तो देखिए आपका देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये राइट हैंड हो गया है और ये लेफ्ट हैंड हो गया है। तो आपको बाएं मुड़ना है तो क्या करिए, बाएं ऐसे बना दीजिए, तो आप बाएं बना सकते हैं। ये बहुत आसान है, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे बनाना। ठीक है, और ये आपका ये साइन बोर्ड हो गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण बताइए। तो आपको पता है आजकल हमारे पर्यावरण में बहुत सारे पेड़ों को काटा जा रहा है कल कारखानों के लगाने से। यानी कि शहरीकरण से एवं औद्योगिकरण से, यानी कि कल कारखानों को लगाने से अत्यधिक वृद्धि से क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। और तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतने संसाधन उपयोग में लाए जाएंगे और उतना ही प्रदूषण बढ़ेगा। वन विनाश इत्यादि, आपको पता है वनों को रास्ते रोड बनाने के लिए, बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े प्लॉट वगैरह बनाने के लिए ये सारे क्या हो रहे हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है। तो इससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, इसीलिए हमें बहुत लार्ज स्केल पे पेड़ पौधों का रोपण करना चाहिए। प्रश्न नंबर 21 क्या है, मापक के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, उनके नाम भी लिखिए। तो देखिए मापक के अनुसार मानचित्र 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में एक चैप्टर है मानचित्रण, तो उसी से पूछा है कि मापक के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है मानचित्र में 4 दिशाएं होते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, और इनके घटक 3 होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक चिन्ह। तो मापक के अनुसार आपके 2 टाइप के हो जाएंगे। पहला दीर्घ मापक मानचित्र, ठीक है, दूसरा आपका लघु मापक मानचित्र। प्रश्न नंबर 22 देखिए क्या है, ग्लोब किसका प्रतिरूप है? तो ग्लोब, जो हम लोग ग्लोब देखते हैं, ऐसे जो ग्लोब होता है, आप लोग ग्लोब देखे होंगे, पृथ्वी का ग्लोब जो है ऐसे है। ठीक है, तो ये किसका है, ये पृथ्वी का ही तो प्रतिरूप है, ये हमारे अर्थ का ही क्या है, प्रतिरूप है। नगर निगम की आय के स्रोत लिखिए। तो नगर निगम के आय के स्रोत क्या होते हैं, संपत्ति या जमीन कर तथा मकान, यानी कि हाउस टैक्स। यानी कि नगरों में जो निगम होते हैं, नगर निगम, उनकी आय कैसे होती है, ज़मीन में जो भी कर लेते हैं वो, और हाउस टैक्स लेते हैं, और पानी एवं सफाई शुल्क का टैक्स लेते हैं, वाहन टैक्स का लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? तो आपको पता है जिला प्रशासन वाले चैप्टर में ये आपका दिया है कि जिले में ये परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है। आपको पता है कानून व्यवस्था तो मैंने बता दिया है। ठीक है,
तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चीफ मेडिकल ऑफिसर। ठीक है। प्रश्न नंबर 25 क्या हो जाएगा, फरवरी कितने वर्ष बाद 29 दिन की होती है। तो आपको पता है हर लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, 29 वर्ष की। तो लीप वर्ष 4 वर्ष बाद आता है, तो फरवरी हर एक चौथे वर्ष 29 दिन की होती है। यानी कि जब लीप वर्ष रहेगा, यानी कि जो वो वर्ष क्या होगा, 4 से भाग देने पे कट जाएगा पूर्णतः पूरा, तो वो लीप वर्ष होगा। तो उस वर्ष क्या होगा, फरवरी 29 दिन का होगा। प्रश्न नंबर 26 क्या है, बोध गया क्या है। तो बोध गया आपको पता है गौतम भगवान बुद्ध को वहीं पे बोध यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ था, और ये बिहार में है। ठीक है। तो बोध गया वह स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए बोध गया नाम से यह स्पष्ट है, बोध मतलब क्या होता है, ज्ञान बुद्धि। ठीक है। तो आपको भगवान बुद्ध को बुद्धि कहाँ या ज्ञान कहाँ प्राप्त हुई थी, तो बोध गया बिहार में। प्रश्न नंबर 27 क्या है, हर्षचरित की रचना किसने की थी। तो बाणभट्ट ने क्या किया था, हर्षचरित की रचना किया था। प्रश्न नंबर 28 आपका क्या है, चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था। तो आपको पता है जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, चाइना की जो सबसे लंबी दीवार है, वो चीन के सर्वप्रथम शासक यानी कि चीन के सबसे पहले जो शासक कौन थे, किन शी हुआंग। ये देखिए चाइनीज़ नेम है, किन शी हुआंग द्वारा इसका निर्माण प्रारंभ करवाया गया था। तो चाइना का जो ग्रेट वॉल है वो किन शी हुआंग, ये चाइना के प्रथम शासक थे, तो उन्होंने ही करवाया था। प्रश्न नंबर 29 क्या है, ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताइए। तो ग्राम पंचायत आपको पता है, तो जल संसाधनों, सड़कों, जल निकासी, स्कूल भवन का रखरखाव और निर्माण, ये सब क्या है, ग्राम पंचायत के कार्य हैं। स्थानीय कर का संग्रह भी क्या होता है, ग्राम पंचायत का कार्य होता है। प्रश्न नंबर 30 क्या है, सड़क यातायात संबंधी 2 प्रमुख नियम बताइए। तो सड़क और उसके यातायात जो भी होते हैं उससे संबंधित 2 नियम बताइए। तो आपको गति सीमा में चलाना है, यानी कि स्पीड आपको कंट्रोल में चलाना है, 40 से कम या 40 से ज़्यादा जो भी रोड पे लिखा रहता है उसी हिसाब से उसी स्पीड में चलना है। यातायात सिग्नल को फॉलो करना है, कब रुकना है, कब सतर्क रहना है और कब चलना है। तो आपको यातायात के सिग्नल्स वगैरह देखने हैं, कब रेड है, कब येलो है और कब सिग्नल ग्रीन है। ठीक है। ग्रीन का मतलब लाइन क्लियर है, आप जा सकते हैं, रेड का मतलब रुक जाइए। ठीक है। और आपको हमेशा रोड अपने बाईं साइड चलना चाहिए। प्रश्न नंबर 31 क्या है, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि देखिए ये भूगोल का प्रश्न आ गया, तो अक्षांश रेखा किसे कहते हैं आप लोग बताइए। बहुत इजी है, अक्षांश मतलब लैटिट्यूड, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। ठीक है। तो अक्षांश रेखा क्या होती है, ये समांतर लाइनें क्या होती हैं, पूर्व से पश्चिम की दिशा में एक दूसरे के समांतर खींच के आपका अक्षांश रेखाएं बनाई जाती हैं। ठीक है। मैं ग्लोब पे आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण धरातल पर दिए गए, तो देखिए भूमध्य रेखा क्या हो जाएगा, भूमध्य यानी कि बीच का मध्य वाली रेखा पृथ्वी के, देखिए ये भूमध्य रेखा हो गई। डिग्री इसको अक्षांश कहते हैं। ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो देखिए तो आपका देखिए ये 0 डिग्री अक्षांश हो जाएगा, और ये आपका उत्तरी और ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। तो आपको पता है ये 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं या भूमध्य रेखा। ठीक है। ये हमारा भूमध्य रेखा है, और जस्ट इसके यहाँ पे 23.5 डिग्री 23 सही 1/2 डिग्री पे हम लोग पृथ्वी के केंद्र से जब ले लेंगे, ठीक है, तो ये हमारा कर्क रेखा हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे, कर्क रेखा। और जब इसी विषुवत वृत्त 0 डिग्री के समानांतर हम लाइन पृथ्वी के केंद्र से कोण बनाते हुए फिर 23.5 डिग्री का, देखिए ये दक्षिण में है, और ये हमारा कर्क रेखा हमारा
उत्तर में है, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर में हमारा कर्क रेखा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 23.5 डिग्री का जो अक्षांश रेखा होगा, ये अक्षांश रेखा वो हमारा उत्तर में होगा, वो कर्क रेखा होगा। और जो 23.5 डिग्री का दक्षिण में होगा अक्षांश रेखा, उसे क्या कहेंगे हम लोग? मकर रेखा। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? मकर रेखा। ठीक है, और जब देखिए 23.5 हो गया, अब 23.5 के बाद क्या लाइए आप? 66.5 डिग्री। तो 66.5 डिग्री मान लीजिए ये है। अगर 66.5 डिग्री, ठीक है, 66.5 डिग्री अगर आप उत्तर में अक्षांश रेखा खींचते हैं तो उसे कहेंगे उत्तरी ध्रुव वृत्त। अगर 66.5, ठीक है, 66 सही 1/2 डिग्री आप दक्षिण में अक्षांश रेखा को पृथ्वी के केंद्र से कोण बनाते हुए खींचते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं। ठीक है, और आपको मैं एक फैक्ट बता देता हूँ कि जो ये भूमध्य रेखा पे जो आपके ये, एक सेकेंड, आपके ये भूमध्य रेखा जो है, ये भूमध्य रेखा आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए भूमध्य रेखा आपका ये हो जाएगा 0 डिग्री। तो जो भूमध्य रेखा ये जो 0 डिग्री है ना, इस पे क्या होगा? तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो जाएगा। ठीक है, अब भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री, ठीक है, देखिए भूमध्य रेखा पे आप 1 डिग्री मान लीजिए, यहाँ पे पृथ्वी के कोण से कोई 1 डिग्री बनाते हुए ये लाइन आप अक्षांश खींचे तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी भूमध्य रेखा के पास? तो आपकी हो जाएगी ये, इसकी लंबाई होती है 100 किलोमीटर 0.568 मीटर। ठीक है, यानी कि 100.568 किलोमीटर। यही दूरी आपका जब ये ध्रुव पर जाएंगे तो ये दूरी क्या हो जाएगी आपकी? 111.7 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ लिए। तो चलिए, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण धरातल पर दिए गए किसी बिंदु से, ठीक है, तथा पृथ्वी के केंद्र के बीच कोणीय कोण के माप दूरी को अक्षांश कहते हैं। ठीक है, मैंने जैसा आपको बताया है उसी को इसने लैंग्वेज में लिख दिया है। तथा अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो ये आपका देखिए, ये अक्षांशों को मिलाने वाली जो रेखा हो जाएगी, आप क्या हो जाएगी? ये अक्षांश रेखा हो जाएगी। और जैसे जैसे हम देखिए, जैसे जैसे हम ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री से उत्तर या दक्षिण में चलते जाएंगे, ये हमारा जो डिस्टेंस है ये हमारा कम होते चला जाएगा, एक अक्षांश एकदम सटते चले जाएंगे। ठीक है, और जैसे जैसे ये देखिए ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा और सबसे लास्ट में ऐसे घटते हुए आपका अक्षांश चला जाएगा। और आपका जो ध्रुव होता है बस एक बिंदु मात्र होता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है, बस एक बिंदु मात्र मान लिया गया है। तो प्रश्न नंबर 32 क्या है? देखिए, इतिहास की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। तो आपको हिस्ट्री का कोई परिभाषा लिखना है। ठीक है, प्राचीन काल में घटित घटनाओं का वर्णन ही इतिहास है। देखिए, हम अपने हिसाब से बता देते हैं। इतिहास मतलब इति मन होता है, इस इतिहास 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है इति और प्लस हास। ठीक है, इति मतलब ऐसा ही, हास मतलब हुआ होगा या घटित हुआ होगा, पर पूर्व में ऐसा ही घटित हुआ होगा। इस पहले आप लोग लिखेंगे, इसका शाब्दिक अर्थ है इति प्लस हास। इति का मतलब होता है ऐसा ही, हास मतलब हुआ होगा, यानी कि ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, जीवाश्म किसे कहते हैं? फॉसिल्स किसे कहते हैं? ठीक है, तो आपको पता है पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों, यानी कि जो भी उसके अवशेष, या मान लीजिए बाढ़, भूकंप या कोई भी ट्रेजेडी आई है हमारे पृथ्वी पे, इसके पहले आपको पता है पृथ्वी आग की गोला थी, तो उसके वजह से जो जीव जंतु नहीं सर्वाइव कर पाए थे, वो अगर मर गए थे तो उनके जो अवशेष बचे हुए थे या उनके द्वारा जो भी चट्टानें छोड़ी गई छापों को, ठीक है, पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। और इसी से क्या होता है? हमारा पेट्रोलियम और जीवाश्म ईंधन हो जाएगा, गैस बनता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, ये सारी चीज़ें जीवाश्म से ही निकलती है। तो इस प्रकार हम लोग आज के इस वीडियो में 35 नंबर तक प्रश्न तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए, स्टोन एज इसको कहते हैं। तो स्टोन एज को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्टोन एज को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला प्री स्टोन एज, पूरा पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद मिडिल स्टोन एज, मध्य पाषाण काल, और नव पाषाण काल। उसके बाद न्यू
या लेटर स्टोन एज कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो प्रश्न नंबर सबसे लास्ट 35 देखिए, जो गीजा का पिरामिड है आपका किसने और कब बनवाया था। तो आप जो गीजा का पिरामिड जो फेमस नाम सुनते हैं वो किसने और कब बनवाया था, तो इसे 2560 ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 2560 वर्ष पहले खूफू वंश के चौथे शासक द्वारा बनवाया गया था। तो ईसा मसीह के जन्म के 2560 वर्ष पहले कोई खूफू वंश था, उसके जो चौथे शासक थे उसने इसको बनवाया था। तो चलिए आज हम लोग 35 प्रश्नों के अति लघुत्तरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ा है। सामाजिक अध्ययन पंचम प्रश्न पत्र में हम लोग आगे का जो भी प्रश्न नंबर 36 से होगा हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो एक वीडियो में मैंने आपको 35 प्रश्नों की तैयारी करवा दिया है, वो भी विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाल विकास शिक्षण अधिगम गणित और विज्ञान शिक्षण के सभी प्रश्नों को आपको एक वे में संकलित है, आइए जाइए वहाँ से पढ़िए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।